हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्री जी आई एस। मेरा नाम है सत्यन सिंह तोमर। आज के इस करंट फेस के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 2027 के लिए हम लोग एक कॉम्प्रहेंसिव मेंटरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाली है आप लोगों के लिए। इसमें हम प्री और मेंस दोनों को इंक्लूड करके चलेंगे। इसमें स्टैटिक्स विद करंट अफेयर्स यानी कोर के साथ करंट अफेयर्स पूरा हम कवरेज करने वाले हैं ये, और ये थॉरोली आपके प्रीलिम्स मेंस तक चलने वाली है। तो जो भी आप लोगों के कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप ज़रूर शेयर करिएगा, राइट। तो ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, नेक्स्ट मंथ से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब इस टॉपिक को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, आप टेबल ऑफ कंटेंट पे अगर देखेंगे, देखिए ये एक पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज होती है किसी भी टॉपिक को अगर जब हम डिस्कस करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक लेंदी हो जाता है कि उसमें से हम एक भी पहलू ना छोड़ें, ऐसा, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स का भी कवर करना है उसमें और मेंस का भी, दोनों ही कवर है। तो सबसे पहले है कि ये न्यूज़ में क्यों है। साथ में हम यहाँ पर समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन, दोनों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि वर्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है फंडामेंटल राइट्स का और हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन क्या होता है ना। यहाँ पे हम एक और भी चीज़ देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन में क्या दिखाई देता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन दिखाई देता है, ये भी हम लोग समझेंगे। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है ना, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन जो है लागू होता है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। साथ में बात करेंगे दो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के, क्योंकि ये दोनों ही को रिलेटेड हैं यहाँ पे। एक तो है आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a, राइट। और साथ में ही हम बात करेंगे आर्टिकल 226 एंड रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, है ना। साथ में जो मेंस का पोर्शन है, इस जजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके रिगार्डिंग क्या कंसर्न्स हैं और क्रिटिसिज्म क्या है, और यहाँ पर हम वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। मेंस के पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस क्या होंगे, ये हम सभी लोग इसमें इस जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है ना। जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, संविधान के जो संविधान का पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेनली जो है आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है आर्टिकल 32 तक, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और स्टेट ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है। जैसे सपोज दैट कि किसी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, कोई स्टेट मशीनरी, कोई अथॉरिटी या राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी के व्हाट्सएप को चेक करती है बिना उसकी अनुमति के, है ना। तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना जाता है, और तब उस अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन अगर यही काम कोई प्राइवेट टीवी चैनल, सोशल मीडिया कंपनी या प्राइवेट स्कूल करे तो क्या होगा। क्या फंडामेंटल राइट सिर्फ गवर्नमेंट अगेंस्ट यूज होते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट भी यूज किए जा सकते हैं। जुलाई 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। अभी रिसेंटली कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्राइवेट मीडिया हाउस पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जहां पर आप देखेंगे कि पब्लिक फंक्शन के रिगार्डिंग ये जजमेंट, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है और किसी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, तो उसके खिलाफ भी आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिट जनरली 5 प्रकार की होती हैं, है ना। जैसे कोवारंटो, हैबियस कॉर्पस, सर्सरी, प्रोहिबिशन, ऐसे 5 प्रकार की रिट जारी होती है ना।
हाई कोर्ट अन्य लीगल जो इश्यूज रहते हैं उनके लिए भी, लीगल लॉस के लिए भी रेट बेसिकली इशू करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के विरुद्ध ही रेट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट अन्य पर्पस के लिए भी रेट जारी कर सकता है। ठीक है ना। तो ये जजमेंट हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को और स्ट्रांग बनाता है। यही न्यूज़ में था। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, एक टीवी हाउस है, टीवी टुडे नेटवर्क, इसने क्या किया कि एक माइनर रेप विक्टिम्स थी, उसकी इंफॉर्मेशन को इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, है ना। ये विक्टिम हाई कोर्ट अप्रोच करती हैं। ये केस है 2013 का। वहाँ पर सिंगल जज थे, उनका एक जजमेंट आता है और वो 5 लाख का कंपनसेशन अवार्ड करते हैं, यानी विक्टिम्स को 5 लाख का अवार्ड बेसिकली वो कहते हैं। विक्टिम को जो मीडिया हाउस है उससे बोला कि आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, आपने उसका जो इन्फॉर्मेशन है रेप विक्टिम का, उसको आपने क्या किया है, रिवील कर दिया है, डिस्क्लोज कर दिया है। उन्होंने इस सिंगल जज के जो जजमेंट था, इनको डिवीजन बेंच में बेसिकली इनके विरुद्ध डिवीजन बेंच में चले जाते हैं। वहाँ पे अभी जो डिवीजन बेंच थी उसका ये डिसीजन आता है कि नहीं, आपने क्या किया है, आप चूंकि एज अ पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और आपने किसी की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया, वो भी एक रेप विक्टिम सर्वाइवर को, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, उसकी निजता का उल्लंघन किया, आपने उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है। तो ये अपहोल्ड करते हैं, बेसिकली अपहेल्ड करते हैं डिवीजन बेंच जो है। यहाँ जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो कहता है, कोर्ट का कहना है कि मीडिया परफॉर्म्स एज अ एसेंशियल पब्लिक फंक्शन। ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि कैसे पब्लिक फंक्शन क्या है और कैसे ये एसेंशियली पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म करती है मीडिया हाउसेज जो भी हैं। पब्लिक फंक्शन क्रिएट्स अ पब्लिक ड्यूटी। अब जब आप पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपकी पब्लिक ड्यूटी भी बनती है, और इसी के बेसिस पर सिटीजन कैन इन्वोक आर्टिकल 226 अगेंस्ट सच बॉडीज, है ना। तो राइट टू प्राइवेसी अप्लाइज हॉरिजॉन्टली। अब जो राइट टू प्राइवेसी है ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पर अप्लाई होती है। मॉनेटरी कंपनसेशन कैन बी अवॉर्डेड थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन। अब आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है, वो ये लाइन है, मॉनेटरी कंपनसेशन कैन बी अवॉर्डेड थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन, यानी रिट जुरिस्डिक्शन के माध्यम से हाई कोर्ट मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए बोल सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना, उसको मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ेगा। देखिए अब बात करते हैं कि वाई मीडिया वॉज ट्रीटेड डिफरेंटली। यहाँ पर मीडिया को एज अ डिफरेंटली क्यों ट्रीट किया गया। जैसे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो है, तो मीडिया क्या करती है, ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को शेप्स करती है, यानी बनाती है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है, बनाती है। ये डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करता है ना। जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, आप लोग देखेंगे तो सोशल मीडिया के थ्रू कितना वो बेसिकली क्या हुआ कि पब्लिक ओपिनियन बनना हुआ चालू स्टार्ट हुआ, और अल्टीमेटली वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस करता है, और इसीलिए ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर उनकी पब्लिक ड्यूटी भी बनती है, और इसी के बेसिस पर एक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी हो सकती है, ये कोर्ट का कहना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट डिफाइंस अ पब्लिक फंक्शन फॉर प्राइवेट एंटिटीज। जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, अब ये बेसिकली कैसे पब्लिक फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं, है ना। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है ना, यहाँ पर राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है पब्लिक फंक्शन है क्या एग्जैक्टली, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जैसे हर प्राइवेट कंपनी पब्लिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। पब्लिक फंक्शन क्या होता है, जिसका काम पूरी सोसाइटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता हो। एग्जाम्पल जैसे मीडिया न्यूज़ दिखाता है, पब्लिक ओपिनियन बनता है, डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि मीडिया सिर्फ प्राइवेट बिजनेसेस नहीं। तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़, जैसे सेंट्रलिटी टू सोसाइटी, अगर हम इसकी बात करें एट अ लार्ज, कोई जैसे सपोज दैट कोई इंडस्ट्री है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई बिजनेसमैन है। सपोज दैट किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार ने पूरे एक शहर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का वो दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट देती है सरकार, है ना, और वो सही से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करता है,
ठीक है ना? तो वो जो देखिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो काम है, अगर वो सही से परफ़ॉर्म नहीं करेगा, लेकिन वो परफ़ॉर्म जो काम कर रही है वो एंटिटी, वो कैसा काम करती है? एज़ अ पब्लिक फंक्शन। इससे क्या होता है? एट लार्ज पब्लिक उससे इम्पैक्ट होती है ना? तो ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को जो कि एज़ अ पब्लिक ड्यूटी की तरह है ना? काम करती है, पब्लिक फंक्शन से और ऐसे इसको हम ईज़िली समझ सकते हैं कि जैसे सरकार कोई भी काम करती है तो हम मानते हैं कि वो सरकार पब्लिक फंक्शन है ना काम करती है। जैसे कि सपोज दैट वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कचरा उठाना, कचरा प्रबंधन करना, रोड बनाना, है ना, स्कूल्स का बिल्डअप करना, एजुकेशन चलाना, ये सारे के सारे काम क्या है? एज अ पब्लिक फंक्शन की उसमें आते हैं, कैटेगरीज में आते हैं, है ना। और यही काम अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी करने लग जाए सरकार के बिहाफ पर, तो हम बोलते हैं एज अ पब्लिक फंक्शनरी के रूप में उसको हम लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि हमारा जो आर्टिकल 12 है वहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन है, वहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट इंडिविजुअल को एज अ स्टेट के पार्ट के रूप में नहीं रखा गया है ना, यानी स्टेट का पार्ट नहीं है प्राइवेट एंटिटीज, लेकिन उसके काम पर डिपेंड करता है कि वो काम कैसा कर रहा है, ठीक है ना। एक प्राइवेट इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है या फिर वो एज अ पब्लिक फंक्शन, सपोज दैट कोई इंडस्ट्री है, लाखों लोगों को रोजगार रोजगार देती है, लेकिन वो पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है। तो उस पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा उसका पॉल्यूशन का। और चूंकि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 के तहत, है नहीं, पर्सनल लाइफ लिबर्टी है उसके अंतर्गत, ये चूंकि क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। अब पॉल्यूशन से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, इम्पैक्ट होंगे, तो क्या होगा, ये कोर्ट में इस बेसिस पर उसके विरुद्ध केस किया जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि वो सेंट्रलिटी टू सोसाइटी, है ना। यानी ऐसा कोई भी काम जो किसी प्राइवेट एंटिटी द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, जिससे पब्लिक एट लार्ज उससे प्रभावित होती है, पब्लिक, है ना, इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या कि ये पब्लिक फंक्शन है। सिर्फ इतना हमको यहाँ पर याद रखना है। और इसी के बेसिस पर क्या होगा, वो अंडर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है, उसके विरुद्ध केस कर सकता है यहाँ पर। अब देखिए, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट टू बिल्ड अपॉन अ ग्रोइंग फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट, हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, अगर हम उसकी बात करें, तो यहाँ पर आर्टिकल 17 और 23, ये जो दो आर्टिकल्स हैं, ये यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक्सप्लिसिट हॉरिजॉन्टल राइट, आर्टिकल 17 प्रोहिबिटिंग अनटचेबिलिटी एंड 23 प्रोहिबिटिंग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ये दोनों हॉरिजॉन्टली अप्लाई होते हैं। सपोज दैट कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है और वो अनटचेबिलिटी का बिहेवियर करता है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ, धर्म, जाति, लिंग, किसी के आधार पर, तो उसके विरुद्ध केस किया जा सकता है। यहाँ पर आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात करता है। तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट हो, कोई भी हो, उसके विरुद्ध कोर्ट में केस किया जा सकता है ना। तो ये ओरिजिनल जो हमारा संविधान है उसमें दो आर्टिकल्स यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिवली इसको कवर करते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है 2023 में। ये केस था कौशल किशोर, है ना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्मली एस्टेब्लिशेस द प्रिंसिपल दैट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स कैन इंडीड बी एनफोर्स हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ फंडामेंटल राइट, है ना, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, ये एनफोर्स किए जा सकते हैं हॉरिजॉन्टली, है ना। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया 2024 और 26 में, तो यहाँ पे इन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए यही काम किया अभी जो आया है। अब देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले अब हम समझते हैं कि व्हाट आर अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। हमको अब ये देखना है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट क्या होता है। जनरली हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन सोसाइटी अभी क्या हो रही, चेंज हो रही है धीरे धीरे। आज प्राइवेट कंपनीज, मीडिया हाउसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी लोगों की लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सिंपली इसको अगर हम देखें तो जब एक सिटीजन
अपने फंडामेंटल राइट्स को किसी दूसरे प्राइवेट सिटीजन या जो नॉन स्टेट एक्टर्स रहते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं कि अगेंस्ट अगर एनफोर्स करे, यूज करे, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट। जैसे कि इस मीडिया हाउस ने क्या किया कि एक रेप विक्टिम सर्वाइवर थी, उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया। इसका मतलब है उसकी जो राइट टू प्राइवेसी थी, है ना, निजता का जो अधिकार है, उसको आर्टिकल 21 के तहत उसको रिवील कर दिया, है ना, उसकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया। तो इसीलिए उन्होंने अप्रोच किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने रिट जारी कर दी वहां पर। तो यहाँ पर देखें, अ वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राइट वुड मीन ए इट कैन बी एनफोर्स्ड ओनली अगेंस्ट द स्टेट। यहाँ पर अगर हम वर्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वर्टिकल एप्लीकेशन में क्या होता है कि केवल और केवल स्टेट के अगेंस्ट ही जारी किया जा सकता है। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में आप लोगों को पढ़ी होगी, नहीं तो वहाँ पे है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट है, ये सब आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, और स्टेट लेजिस्लेचर, म्यूनिसपैलिटीज, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है पूरी की पूरी, है ना, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं कि स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी राज्य कहा गया है इनको हमारे संविधान का जो आर्टिकल 12 है उसमें जो डिफाइन किया गया है स्टेट को। तो यहाँ पर जो वर्टिकल एप्लीकेशन है फंडामेंटल राइट का, यानी आप जब कोर्ट में केस करते हैं सरकार के विरुद्ध, एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध, तब इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना। और ये केवल और केवल स्टेट के विरुद्ध होता है ना। जब आप केवल और केवल स्टेट के विरुद्ध आप कोई केस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, वर्टिकल एप्लीकेशन। और जब यही फंडामेंटल राइट का वायलेशन कोई इंडिविजुअल व्यक्ति करे, आपकी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कोई इंडिविजुअल व्यक्ति करे, आपकी लाइफ को खुद सपोज थ्रेट कर रहा है ना, बार बार आपको धमकी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन किया है, जिसमें पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात की जाती है। तो आपकी है ना, आपको कोई डिफेम करने की कोशिश करता है, तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे चले जाते हैं और उसके विरुद्ध केस कर देते हैं। ऐसे ही कोई मीडिया हाउस है आपकी प्राइवेसी का वायलेशन करता है, तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन, हॉरिजॉन्टल अप्रोच, राइट। इसी को हम कह रहे हैं, सिंपल एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ द राइट टू लाइफ वुड एनेबल सिटीजन टू ब्रिंग अ केस अगेंस्ट अ प्राइवेट एंटिटी फॉर कॉजिंग पॉल्यूशन विच वुड बी अ वायलेशन ऑफ द राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट। सपोज दैट कोई प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, पॉल्यूशन स्प्रेड कर रहा है, तो आपका जो फंडामेंटल राइट है कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट मेरा फंडामेंटल राइट है और ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, इसका ये वायलेशन है, तो इसको आप क्या करते हैं, हाई कोर्ट सीधे जाके इसके विरुद्ध केस कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ और स्पेशली इसको हम क्लियरली समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन। वर्टिकल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो किसके विरुद्ध हो सकता है, स्टेट के, केवल और केवल स्टेट के विरुद्ध। यहाँ पर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट कि वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी ये केवल ये स्टेट और इंडिविजुअल नॉन स्टेट एक्टर के विरुद्ध यूज किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन यहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटी के विरुद्ध होता है। ट्रेडिशनल पोजीशन अगर हम देखें तो यस, ये हमेशा से संविधान में है, चूंकि स्टेट को कंट्रोल करते हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना, अथॉरिटेटिव होने से रोकते हैं। ये लिमिटेड था, अगर हम बात करें, जैसे ऊपर मैंने बोला था आपको कि आर्टिकल 17 और 23 तक ही दिखाई देता था, धीरे धीरे अब ये इसका क्या स्कोप ब्रॉड होने लगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पुलिस वायलेट्स लिबर्टी, आपकी जो लिबर्टी है उसका वायलेशन करती है पुलिस, तो आपको उसके विरुद्ध केस कर सकते हैं। यहाँ मीडिया वायलेट्स प्राइवेसी, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी इसके पीछे क्या है, स्टेट शुड नॉट मिसयूज पावर, यहाँ पर ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी है। यहाँ पे अपेक्षा की जाती है सोसाइटी शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट राइट्स, है ना, सोसाइटी से ऐसा कहा जाता है कि आप भी किसी के जो राइट्स हैं उनका रेस्पेक्ट करें। रेमेडी क्या है, यहाँ पर रेट अगेंस्ट स्टेट जारी होती है, सरकार के विरुद्ध रेट जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यहाँ पे रेट अगेंस्ट प्राइवेट बॉडी परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी, तो यहाँ पे एज कोई भी प्राइवेट बॉडी है जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रही है तो उसके विरुद्ध ये जारी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं वर्टिकल एप्लीकेशन का, गवर्नमेंट इलीगली वायलेट्स हाउस, जो डिमोलिशेस है, हाउस को डिमोलिश कर देती है इलीगल तरीके से, है ना,
तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी वहाँ से प्रभावित होती है। इसीलिए ये आप देखें वर्टिकल एप्लीकेशन। हॉरिजॉन्टल में देखें, प्राइवेट टीवी चैनल्स रिवील्स रेप विक्टिम्स आइडेंटिटी, राइट टू प्राइवेसी वायलेटेड। तो जो भी कोई प्राइवेट टीवी चैनल है अगर किसी रेप विक्टिम्स की आइडेंटिटी रिवील कर देता है तो इसका मतलब है राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे इस इमेज में स्टेट और ये सिटीजन है, तो जब वर्टिकल एप्लीकेशन होता है ट्रेडिशन, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये वर्टिकल एप्लीकेशन है ना। यहाँ पर देखें सिटीजन अगर किसी मीडिया के विरुद्ध केस कर देता है तो ये मर्जिंग। अब ये धीरे धीरे क्या है, जो पैराडाइम है, ट्रेडिशनल जो पैराडाइम है, यहाँ से ये शिफ्ट हो रहा है इमर्जिंग पैराडाइम। यानी अब क्या होगा कि प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, अब ये भी धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत धीरे धीरे आने लगे हैं, है ना। तो ये देखा आप लोगों ने। नाउ हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फंडामेंटल राइट्स। अभी संविधान में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो आर्टिकल 17 जो हमने बात की थी कि अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर किसी व्यक्ति को अनटचेबल बिहेव करता है, किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी के आधार पर भी अनटचेबल बिहेव करता है, तो ये आर्टिकल 17 का वायलेशन, और ये एब्सोल्यूट राइट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है इस आर्टिकल के विरुद्ध। अन्य जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, कुछ ना कुछ प्रोहिबिशंस हैं, है ना। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट में, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में है, लेकिन आर्टिकल 17 अपवाद है। यानी यहाँ पर चाहे स्टेट हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, अनटचेबल बिहेवियर नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 यस राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात करता है ये। आर्टिकल 24 ये मोस्टली ये अप्लाई होता है, इसके सारे ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं, जैसे चाइल्ड लेबर की बात की जाती है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, चाइल्ड लेबर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी करता है तो उसके विरुद्ध केस किया जा सकता है। कोई संस्था है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है अगर चाइल्ड लेबरिंग करवाता है तो उसके विरुद्ध केस किया जा सकता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, यहाँ पे जैसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस पे किसी को जाने से रोकना, है ना, किसी को प्रोहिबिट करना, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति ही क्यों ना हो, जैसे कोई शॉपिंग मॉल है, होटल है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो इस आधार पर उसको रोका नहीं जा सकता कि वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, इस आधार पर उसको नहीं रोका जा सकता, प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 अभी क्या है, ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। तो ये आर्टिकल्स आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन है ना, या एप्लीकेशन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दो आर्टिकल्स की। एक तो सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी, ये अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत। 21 आर्टिकल क्या है हमारा, ये फंडामेंटल राइट है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के प्रोटेक्शन की बात करता है। 2027 में एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की जो बेंच थी, उसने पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, यहाँ पर इसमें कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी ये इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है अंडर आर्टिकल 21। यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत अंतर्निहित ये बेसिकली एक उसका पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। अगर प्राइवेसी ही नहीं होगी तो पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी का क्या मतलब रह जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना, पुट्टास्वामी केस था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 3 कंपोनेंट्स दिखाई दे, 3 एलिमेंट्स हैं एक राइट टू प्राइवेसी के, है ना। 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ द राइट टू प्राइवेसी कौन कौन से हैं, पर्सनल ऑटोनॉमी, द फ्रीडम टू मेक अ चॉइस, द राइट टू डिटरमाइन व्हाट हैपेंस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड हम बात किसकी कर रहे थे यहाँ पर, आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी की बात है। इसके 3 एलिमेंट जो आपको याद रखना है। पर्सनल ऑटोनॉमी मतलब राइट टू गवर्न वंस ऑन फिजिकल एंड मेंटल बाउंड्रीज, यानी हमारा ये अधिकार है कि मेरी फिजिकल और मेंटल बाउंड्रीज क्या रहेंगी ये मैं स्वयं तय करूंगा, मैं स्वयं डिसाइड करूंगा। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब है द लिबर्टी टू मेक अ फंडामेंटल लाइफ डिसीजन विदाउट इंटरफेरेंस, यानी किसी के इंटरफेरेंस के बिना मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद लूँगा। मुझे किससे शादी करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। ये मेरा क्या है, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ चॉइस है बेसिकली, है ना।
अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी भी की भी बात की जाती है इसी के अंतर्गत, द एब्सोल्यूट राइट टू डिटरमाइन व्हाट हैपेंस विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यानी मेरे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे सोशल मीडिया में मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप उसको रिवील नहीं कर सकते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कि व्हाट्सअप है, मेरी चैट्स है, या कुछ भी है, किसी की भी, उसको रिवील नहीं कर सकता, सरकार को भी नहीं दे सकता, जब तक कोई इल्लीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, तब तक, ठीक है ना। तो ये कहाँ बोला, के पुट्टू स्वामी केस था जो यूनियन ऑफ इंडिया है ना 2027 में। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, व्हाट इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पे मीडिया हाउस की अब बात आती है ना कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी की बात है। दूसरी तरफ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहाँ पे प्रेस की फ्रीडम की भी बात की जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अंडर आर्टिकल 19(1) गारंटीज टू सिटीजन्स ओनली, ये केवल और केवल सिटीजन्स के लिए है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबसे पहले है ना, और दूसरा पीसफुल असेंबली। जैसे हमारे संविधान में ये सभी को अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट है कि पीसफुली असेंबली कर सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखना है कि हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है संविधान में, राइट टू प्रोटेस्ट। जैसे जंतर मंतर पर भी जो प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुल असेंबली ही अलाउ किया गया है कि पीसफुल असेंबली असेंबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटेस्ट करते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन सरकार से अनुमति चाहिए होती है, धरना देना है अगर आपको देना है तो, है ना। दूसरा है कि राइट टू स्ट्राइक, है ना। राइट टू स्ट्राइक चूंकि ये लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, जो जैसे जैसे कोई वर्कर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, जब वो स्ट्राइक करते हैं, जैसे बैंक एम्प्लॉई सारे के सारे, उन्होंने कहा कि हम सरकार से कुछ मांगे हैं उनकी, और इसके बेसिस पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं, कल बैंक बंद रहेंगे, तो पूरे भारत की बैंक बंद हो जाती हैं। इसको बोलते हैं राइट टू स्ट्राइक। सरकार इसको कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है ना। तो ये इसको, ये क्या है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं, राइट जैसे। और दूसरा है भारत बंद। भारत बंद क्या है, ना तो स्टैट्यूटरी राइट है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना लीगल राइट है, ये क्या है, इलीगल है। यानी बांध में क्या करते हैं, बंद करवाते हैं जब, तो वो फोर्सफुली होता है, और फोर्सफुली आप किसी भी व्यक्ति के राइट का वायलेशन नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ याद रखना, तीनों में डिफरेंस है। यहाँ पे फिर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब इसी के अंतर्गत फ्री मीडिया की बात की जाती है, मीडिया का जो अधिकार है बेसिकली, है ना। अगर मीडिया फ्रीली होके अगर रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगी, तो फिर कैसे काम चलेगा, डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। यहाँ पे तीसरा है फॉर्म एसोसिएशन, जो पॉलिटिकल पार्टी बनाना, एनजीओ बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना, ये इस जो आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे फ्री मूवमेंट की बात की जाती है, आप भारत में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में परमिट नहीं होता है। रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, कहीं भी आप बस सकते हैं भारत में, किसी भी राज्य में जाकर आपको धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा यहाँ पे। दूसरा है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कुछ इलीगल प्रोफेशंस को आप ये मतलब ऐसा नहीं है, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो ये आप देखें आर्टिकल 19(1)(a) इन द पार्ट 3 में जो है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 राइट दिखाई देते हैं। पहले 7 राइट्स है। राइट टू प्रॉपर्टीज को आर्टिकल जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इसको लीगल राइट बना दिया गया, या हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था, है ना, फंडामेंटल राइट्स हटा के। तो यहाँ पर देखेंगे इन डिटेल, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे दिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है, द फ्रीडम प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(1) इज नॉट एब्सोल्यूट। आपको यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि जो फ्रीडम प्रोवाइड की गई है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, ऊपर डिस्कस किया, वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी उन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, और वो भी संविधान की तरफ से लगाए गए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ फ्री स्पीच अंडर फॉलोइंग हेड्स, आपकी जो फ्री स्पीच है उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। फ्री स्पीच, आप जैसे आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड है, एब्सोल्यूट है, ऐसा नहीं है। आपको कब आपकी बोलने की आज़ादी पर रोक लगाई जा सकती है, जब आप जो स्टेट की सिक्योरिटी उसको थ्रेट करते हैं,
ठीक है? आप गवर्नमेंट को टॉपल करने की बात करते हैं, गवर्नमेंट को गिरा देंगे, पार्लियामेंट को आग लगा देंगे। ऐसा अगर कहीं आपने बोलने की कोशिश करते हैं, आपका क्या मतलब है इसका? कि आप क्या कर रहे हैं कि देश की सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं, है ना? जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली सेटअप चीज़ें हैं, उनको आप उखाड़ने की बात करते हैं। इसका मतलब है आप यहाँ पर अपने जो फंडामेंटल राइट दिए उसका वायलेशन कर रहे हैं, है ना? और यहाँ पर स्टेट आपके विरुद्ध एक्शन ले सकती है। तो याद रखना, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को आप जब भी थ्रेट करने की कोशिश करें, कोई व्यक्ति बोलता है कि हम भारत को ये ऐसा अलग कर देंगे भारत से, है ना? पार्लियामेंट को जला देंगे, नेपाल बना देंगे, भूटान बना देंगे, जो भी है, बांग्लादेश बना देंगे। इसका मतलब है कि वो अराजकता फैलाने की बात करता है, स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है। ठीक है ना? दूसरा है कि यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट। कोई भी व्यक्ति, जिस सपोज दैट हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और कोई उन रिलेशंस को तोड़ने की बात करता है या ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन देता है जिससे हमारे रिलेशंस खराब हो जाएं, ठीक है, फॉरेन स्टेट के साथ में। दूसरा है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर किसी भी हालत में नहीं बिगड़ना चाहिए और इसीलिए फोर्स डिप्लॉय की जाती है कि आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें। डिसेंसी और मॉरलिटी, समाज में ऐसा कुछ ना फैलाएं बोलकर, एक्सप्रेशंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे समाज में क्या हो, डिसेंसी या मॉरलिटी जिससे डिग्रेडेड हो जाए। जैसे किसी एक के विरुद्ध केस किया गया था अभी, है ना, एक कोई पॉडकास्टर था, उसके विरुद्ध केस किया गया था। उस पर केस था कि आपने जो समाज की डिसेंसी मॉरलिटी है उसको हार्म किया है, इसके विरुद्ध, ठीक है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जब भी आप कोर्ट को कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और उनके विरुद्ध आप ऐसा कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो क्या है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है। डेफेमेशन है, आप डिफेम नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को इसके आधार पर। आप किसी सपोज दैट किसी पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर सोसाइटी को आप डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपके विरुद्ध केस किया जाएगा। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आपने क्या किया कि लोगों को भड़का दिया और लोगों ने हिंसा कर दी, तो आपके विरुद्ध केस हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ऑफेंस करने के लिए आपने लोगों को उकसा दिया, भड़का दिया। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जब बात भारत की सॉवरेनिटी की आती है, हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, चाहे जोग्राफिकल हो या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी हो। देखिए, देश की दो तरह से अगर हम बात करें तो जोग्राफिकल और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, लोगों ने मैंडेट दिया मोदी जी को, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और अगर कोई बात करता है कि हम मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकें, ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के विरुद्ध, इंडिया की जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है उसके विरुद्ध आप काम करने की बात कर रहे हैं। ऐसा तो पाकिस्तान मतलब चाहेगा कि भाई जो पॉलिटिकल सेटअप है इंडिया का, वो कैसे भी ना कैसे हम उसको टॉपल करना है। तो जो काम एक दुश्मन देश करना चाहता है, अस्थिरता पैदा करना चाहता है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के विरुद्ध, तो आप ऐसा करते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आप इंडिया के जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी उसको चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया की इंटीग्रिटी की बात करें तो इंडिया इंटीग्रिटी मतलब कोई भी बोले कि हम ये देश, ये पार्ट अलग कर देंगे देश से, है ना, चिकन ने को काट देंगे भारत से, अगर इस तरह की कोई बातें करता है तो ये मानिए कि वो इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहा है। इस बेसिस पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ऐसा ही यही केस अभी देखेंगे शरजील इमाम वगैरह, जो अभी तक 5 साल हो गए उनको जेल, अभी भी जेल में रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने इस तरह की बातें की, तो इंडिया की इंटेग्रिटी को चैलेंज किया, है ना। तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाई जा सकती है इन बेसिस के आधार पर, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इनके आधार पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226। अंडर आर्टिकल 226 of the Constitution, high courts have the power to issue writs for the enforcement of fundamental right as well as for any other legal rights against the state or authorities discharging public duties। यानी हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत हाई कोर्ट जब भी किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स या अदर किसी लीगल राइट का वायलेशन होता है, तो स्टेट के विरुद्ध या अथॉरिटी के विरुद्ध जो पब्लिक ड्यूटीज फंक्शन करते हैं, डिस्चार्जिंग कर रही हैं, ठीक है ना, उनके विरुद्ध रेट जारी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि 5 प्रकार के रेट होते हैं जनरली, और हाई कोर्ट अदर पर्पज के लिए भी रेट जारी कर सकता है यहाँ पर, है ना। ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत है। आप देखा, आर्टिकल 19 मीडिया राइट्स है, आर्टिकल 20 प्राइवेसी राइट, यहाँ पर आर्टिकल 226 रेट ज्यूरिसडिक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पे, है ना। द मैकेनिज्म क्या है, हाई कोर्ट पोजेसेस द पावर टू इशू रेट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना।
कुछ क्रूशल लूपहोल्स हैं। द रिट्स अप्लाई नॉट जस्ट अगेंस्ट द स्टेट बट अगेंस्ट एनी अथॉरिटी डिस्चार्जिंग पब्लिक ड्यूटी। यहाँ पर यह है कि कोई भी अथॉरिटी जो पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रही है, पब्लिक ड्यूटी फंक्शन करती है, उसके विरुद्ध भी ये जारी किया जा सकता है। ठीक है ना। सिंथेसिस अगर हम बात करें तो लीगली क्लासिफाइंग प्राइवेट मीडिया से dissemination of a news as a public function, Delhi High Court unlocks Article 226 making private channels directly answerable to read courts। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल पैराडाइम है वो शिफ्ट हो रहा है एज अ, है ना, इमर्जिंग पैराडाइम। जैसे अगर बात करते हैं वर्टिकल एप्लीकेशन की, तो पहले टारगेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या था, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज थी, इसके अंतर्गत आती थी, इनके विरुद्ध ही रेट जारी होती। अब क्या हो रहा है, जो फिलो सिटीजन्स है, प्राइवेट एंटिटी, उनके विरुद्ध भी मीडिया क्लास, यहाँ पर देखें क्लासिफिकेशन, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के रूप में पहले मीडिया को लिया जाता है। यानी पहले मीडिया आंसरेबल नहीं थी, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो राइट प्राइवेसी किसी का वायलेशन कर रहे हैं तो हम एज ए ट्रीट करते थे प्राइवेट एंटरप्राइजेस। लेकिन अब उनको हमने क्या रखा है, इसके इस जजमेंट के बाद क्या होगा, ये पब्लिक फंक्शनरी की तरह यूज किया जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर है प्राइमरी लीगल रेमेडीज, सिविल टॉर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिट पिटीशन आर्टिकल 226 के तहत पहले हम अगर मीडिया के विरुद्ध अगर केस करना है तो एक सिविल टॉर्ट या सिविल केस के रूप में आगे उसके विरुद्ध जा सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिट पिटीशन जारी होती है। ठीक है ना। हम पहले केवल डेफिमेशन सूट जो है फाइल कर सकते थे उसके विरुद्ध, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब उसके विरुद्ध रेट जारी हो सकती है। प्रेसिडेंट एग्जांपल है सिटीजन सुइंग स्टेट एजेंसी फॉर अनलॉफुल डिटेंशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिटीजन क्या करते थे, स्टेट के विरुद्ध कोर्ट जाते थे कि सपोज दैट किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन करके रखा है, तो यहाँ पर सिटीजन, अब यहाँ सिटीजन सुइंग प्राइवेट मीडिया फॉर प्राइवेसी इंट्रूजन। अगर यहाँ पर अब कोई प्राइवेट मीडिया किसी के प्राइवेसी का वायलेशन करता है तो उसके विरुद्ध केस किया जा सकता है। ये होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ पर हमने देखा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 226 का जो स्कोप है वो एक्सपेंड हो गया इसके माध्यम से, है ना। अब कोर्ट ने क्या किया है, प्राइवेट मीडिया हाउसेस को जो कि पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी अब हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली सीक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज अगेंस्ट प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्राइवेसी वायलेशन विदाउट बीइंग लिमिटेड टू ऑर्डिनरी सिविल सूट। अब जो लोग हैं, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है, उसकी अगर प्राइवेसी का वायलेशन होता है तो सीधे सुप्रीम हाई कोर्ट वो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। अब ये केवल ऑर्डिनरी सिविल सूट के रूप में नहीं, एक अब क्या है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी उसको मिल सकती है। दूसरा यहाँ पे स्ट्रेंथन द हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल जो एप्लीकेशन है वो इस केस के माध्यम से, जजमेंट के माध्यम से स्ट्रेंथन हुआ है। ट्रेडिशनली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वर्टिकली सिटीजन वर्सेस स्टेट ही ऑपरेट होते थे। अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन धीरे धीरे ये बढ़ने लगा है। ठीक है ना। तो इससे हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं अब क्या है कि धीरे धीरे इनका स्कोप बढ़ने लगा है। रिकॉग्नाइज मीडिया एज अ परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन, इसके माध्यम से क्या किया कि मीडिया को भी अब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, अब वो भी अच्छे से परफॉर्म करनी पड़ेगी, सही से परफॉर्म करने, मन मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि वो भी एज अ पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज किया गया। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द मीडिया सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेटिक डिस्कोर्सेस, राइट। Therefore, when carrying out this public role, media organization have a constitutional obligation alongside their rights। यानी उनके राइट्स के साथ साथ अब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं मीडिया हाउसेस के, वो भी उनको कैरी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एज अ पब्लिक रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर बैलेंसेस फ्रेज फ्रीडम विद प्राइवेसी। अब यहाँ पर इस आर्टिकल के माध्यम से क्या किया, इस जजमेंट के माध्यम से हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो प्रेस का जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 91 इज नॉट एन एब्सोल्यूट। ठीक है ना, ये भी क्लैरिफाई किया और यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की, राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, स्पेशली इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग विक्टिम्स एंड सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब वो ऐसा नहीं कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देंगे, है ना। जो विक्टिम्स हैं, खासकर इस तरह के जो विक्टिम्स हैं, है ना,
तो यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश की है कोर्ट ने कि हाँ ठीक है, आपकी भी फ्रीडम ऑफ प्रेस है, लेकिन दूसरे की जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू डिग्निटी है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये भी है, ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से चलेगा कुछ भी। एनहेंस प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी, इसके माध्यम से क्या किया कोर्ट ने, जो इंडिविजुअल डिग्निटी है उसको, उसके प्रोटेक्शन को एनहेंस किया इस जजमेंट के माध्यम से, है ना। ग्रेटर क्रिएट्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फॉर प्राइवेट एक्टर्स, जो प्राइवेट एक्टर्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, अब यहाँ से उनकी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाती है इसके माध्यम से। तो थोड़ा सेंसिटिव तरीके से अब वो क्या करेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो भी देंगे तो सेंसिटिव तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके विरुद्ध केस किया जा सकता है अभी, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2026 का, इसको कौन जारी करता है आपको बस इतना याद रखना है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंडिया को डिमीन करने की कोशिश करते हैं सारे लोग। और इस बार अगर आप देखेंगे इंडिया की जो पोजीशन है, आप देखेंगे इंडिया की कितना है, यानी ये बताने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि भारत में जो प्रेस की जो फ्रीडम है वो कितनी है, रैंकिंग देते हैं वर्ल्ड में। तो इन्होंने 157 पे रखा है इंडिया को, यानी भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इससे भी नीचे इंडिया को रखा है फ्रीडम ऑफ प्रेस में। तो ये एग्जेजरेशन, इंडिया को जब भी इनको डिमीन करना है, इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जितने भी ये विदेशी मीडिया वाले हैं, जो विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका यही काम रहेगा बेसिकली, है ना। यानी पाकिस्तान से भी गिरा हुआ भारत का स्थिति है। आप यहाँ पर देखेंगे श्रीलंका किस 134 पे, नेपाल सोचिए जहाँ पर कितना केओस है, कितनी सारी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से भी गिरी हुई भारत में स्थिति है प्रेस की। इनका कहने का मतलब ये है, तो इनको ध्यान देने का सच ज़रूरत नहीं है, बस वो ध्यान रखिएगा आप लोग। होप सो कि ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। राइट, चलिए तो हम लोग अभी इसके बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं इस जो जजमेंट आया है बेसिकली, इसके सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की थी। यहाँ पर आर्टिकल 19 को डिस्कस किया, आर्टिकल 21 को यहाँ पर डिस्कस किया, है ना। जो साथ में जो एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फंडामेंटल राइट हैं उनके रिगार्डिंग बात की थी। साथ में इस जजमेंट का जो सिग्निफिकेंस है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंसर्न्स हैं, उसको लेके हम लोग थोड़ा सा बात करें। कंसर्न्स क्या है कि हर एक जजमेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले प्राइवेटी डिस्प्यूट्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में बन सकता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन केसेस हैं उन्हें एक प्राइवेट डिस्प्यूट दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ें भी देखने को यहाँ पर मिलती हैं, है ना। यानी अब क्या होगा कि धीरे धीरे पिटारा खुल जाएगा। लोग क्या करेंगे कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके विरुद्ध केस करना चालू करेंगे, है ना। जैसे कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, मीडिया हाउस है या फिर कोई ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडस्ट्री है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो उसके विरुद्ध भी केस किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ना चालू होंगे, और है ना, इनके विरुद्ध। अब कंसर्न सबसे पहले है कि हमें यहाँ पर बैलेंसिंग इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं, इनके बीच में हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में कॉन्फ्लिक्ट विद द अनदर राइट टू डिग्निटी और प्राइवेसी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ स्टेट एक्शन, यहाँ पर स्टेट एक्शन को बेसिकली उसका जो स्कोप है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। ट्रेडिशनली जो फंडामेंटल राइट हैं वो स्टेट के एक्शन से सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्या होगा, एक्सटेंडिंग दीज राइट टू प्राइवेट एक्टर्स रेज द क्वेश्चन ऑफ वेदर एवरी प्राइवेट एक्शन शुड बी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। अब क्या होगा, जैसे जैसे इसका स्कोप बढ़ेगा तो अब जो एवरी प्राइवेट एक्शन होगा, जो भी जैसे सपोज दैट कोई भी प्राइवेट एंटिटी है, अगर वो कोई भी ऐसा इस तरह का केस मतलब स्टेप लेता है, तो क्या उसके सभी के विरुद्ध केस किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। यहाँ पर जुडिशियल ओवर रीच एंड सेपरेशन ऑफ पावर भी दिखाई देता है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। भाई ये काम किसका है,
पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, उनको एनफोर्स करना है। और यहाँ पर जुडिशल ओवर रीच दिखाई देते हैं एक तरीके से। फिर इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइवेट ऑटोनॉमी, है ना। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइवेट ऑटोनॉमी की भी बात किया तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। रोल ऑफ प्राइवेट कोऑपरेशन जो है कॉरपोरेशन है उन पर दिखाएगा, उनको थोड़ा भय होने लगेगा तो क्या होगा, लिमिटेड सेंस में फंक्शन। नीड फॉर क्लियर स्टैंड, अब यहाँ पर जो है क्लियर स्टैंड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, प्राइवेसी एंड डिजिटल राइट्स, एनफोर्समेंट चैलेंजेस, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर दिखाई देता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं यहाँ पर, राइट। चलिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं इसकी वजह से, राइट।